मैं हीरा लाल कुमार डायमंड मैथटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स के बारे में बताया, तो मैं आज जो है आप लोगों को BCEC का यानी कि बेसिक से मैं आप लोगों का सिलेबस को स्टार्ट कर रहा हूं। तो सिलेबस को मैं कवर करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहला टॉपिक दिया गया था, यानी पॉइंट दिया गया था आप लोगों को आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कि यहाँ से मैं बोर्ड पे एक एक करके लिखाऊंगा, तो उसके बाद जो है कि मैं उसके बारे में ज़रूर उसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते रहें वीडियो को लगातार। तो देखिए, सबसे पहला डेफिनेशन लिखिएगा, द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रियल इंजीनियरिंग problem can become very complex thus idealization dot models and assumptions are used in mathematics in order to simply the application of the theory। देखिए बच्चों, मैं इस का जो है आप लोगों को यानी कि आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स का 2-3 डिफिनेशन बताऊंगा, बिकॉज दिस टॉपिक इज ओनली ऑन दी सब क्या कहते हैं इसे, हमको जो है कि सिर्फ थ्योरिकल क्वेश्चन पूछता ना कि न्यूमेरिकल पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पर 2-3 डिफिनेशन बताऊंगा कि इसी से ऑब्जेक्टिव रहता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बोला गया इसमें कि द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि देखिए स्वाभाविक सी बात है कि हम लोगों को इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें से ढेर सारा प्रॉब्लम होता है, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके लिए हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी यूज करते हैं। उसी तरीके से इसमें से क्या किया गया है कि आइडियलाइजेशन यानी कि एजम्पशन को दूर करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स देखते हैं कि बहुत सारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो वैसे मैथमेटिक्स का भी ढेर सारा टर्म आता है, और जो है कि इसको ऑर्डर टू सिंपली यानी कि इसके सहायता से, मैथमेटिक्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस थ्योरी को हम लोग बहुत ही आसान बना लेते हैं। तो देखिए, इसमें से आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स का एक एक पॉइंट कौन सा है। देखिए, सबसे पहले इसमें से आपको आएगा पार्टिकल्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो लिखिएगा A particle may be defined as a body of infinitely small volume and is considered to be concentrated point। देखिए बच्चों, इसमें से दिया गया था पार्टिकल्स के बारे में, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे पार्टिकल्स का हिंदी होता है डायरेक्ट मींस छोटा छोटा कण,
यहाँ पे वही दिया हुआ कि ए पार्टिकल में भी डिफाइंड एज ए बॉडी, पार्टिकल भी एक बॉडी होता है जिसका जो है कि हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम जो क्या होता है इनफिनिटली स्मॉल यानी कि बहुत ही निग्लिजिबल यानी कि बहुत ही कम के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं कंसंट्रेटेड पॉइंट यानी कि हम लोग उसको एक पॉइंट के बराबर क्या करते हैं मान लेते हैं। तो देखिए बच्चों इसका जो है कि मैं दूसरा भी डेफिनेशन आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या होता है। देखिए हम जो है कि पार्टिकल का डेफिनेशन जो बता रहे हैं अभी मैथमेटिकल के सेंस में बता रहे हैं, आखिर के मैथमेटिकल के सेंस में जो होता है कि डेफिनेशन क्या होगा। तो देखिएगा क्या होता है, लिखिएगा ए पार्टिकल इज ए बॉडी whose dimensions are considered to be zero, considered to be near to zero, so that we analyze it as a mass concentrated at a point, देखिए मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि पार्टिकल क्या होता है, एक बॉडी का पार्टिकल यानी कि पार्टिकल एक बॉडी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका डायमेंशन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा एकदम बहुत ही नेग्लिजिबल अर्थात जीरो के बराबर मानना पड़ेगा। सो वी डेट, इसलिए जब हम एनालाइज करते हैं तो इसके मास को कितना मान लेते हैं, एक पॉइंट की तरह मान लेते हैं, बिल्कुल जीरो की तरह मान लेते हैं, जिसका डायमेंशन क्या होता है बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ में आ गया है, क्योंकि थ्योरी है ये, एक दो बार पढ़ेगा तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों लगातार इस वीडियो में बने रहे, मैं आगे आप लोगों को दूसरा टॉपिक इससे रिलेटेड पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसे देखिए एक चीज मैं पार्टिकल्स के बारे में और कहना चाहूंगा। देखिए पार्टिकल का मतलब छोटा, जैसे कि आप लोग जानते क्या है कि देखिए बीच में हम लोगों का क्या है कि ये अर्थ मान लीजिए, ये अर्थ हो गया, ये अर्थ दिया हो, इसके चारों तरफ देखिए प्लेनेट, ढेर सारे प्लेनेट होंगे, यानी कि देखिए इसके अर्थ से जो होता है कि प्लेनेटरी जो होता है, जब यहाँ से प्लेनेट जो होता है इसका हम लोग क्या करते हैं ऑर्बिटरी मोशन, जब हम लोग क्या करेंगे ऑर्बिट मोशन का अध्ययन करते हैं तब देखिए क्या होता है कि यह पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा दूर होती है। बहुत ही ज्यादा दूर होने की वजह से क्या होता है कि इस प्लेनेट से जो है कि इसको क्या हो जाता है एक पार्टिकल यानी कि शून्य के बराबर यानी वेरी निग्लिजिबल माना जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पार्टिकल कहते हैं। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आप लोगों को दिया हुआ था, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। क्या दिया हुआ था, लिखिएगा हेडिंग में, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए इससे जो है कि एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ क्या पूछा जाता है रिजिड बॉडी का डिफिनेशन वगैरह पूछा जाता है। तो रिजिड बॉडी का डिफिनेशन हम लोग देखना चाहेंगे। तो लिखिएगा रिजिड बॉडी यानी कि ए रिजिड बॉडी, a rigid body may be defined as a body which can retain its shape and size, even if subjected to some external forces।
एक्सटर्नल फोर्सेस। तो देखिएगा बच्चों, जैसा कि मैंने रिजिड बॉडी का देखिए यहाँ से लिखा है कि ए रिजिड बॉडी में बी डिफाइंड एज, यानी एक रिजिड बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते कैसे, यानी व्हिच कैन रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिटेन का मतलब होता है कि पुनः उसी अवस्था में आना। देखा रिटेन इट्स शेप एंड साइज इवन इफ सब्जेक्टेड टू, यानी कि माने कि कोई भी बॉडी है या ये बॉडी में मान लीजिए जैसे हम लोग फोर्स लगाए, इधर से भी फोर्स इधर से भी फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद क्या, जो इसका जो साइज और चेंज पे क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। चेंज आने के बाद क्या होगा, इसको जो है कि फिर से मानो कि हम लोग जैसे रबर का गेंद देते हैं, रबर के गेंद इस तरीके से पुश करते हैं तो क्या होता है, दब जाता है, और छोड़ने के बाद क्या होता है, बिल्कुल शेप और साइज में बिल्कुल चेंजिंग नहीं आता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है रिजिड बॉडी के साथ। यानी कि वैसा बट जिस पर हम कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद शेप और साइज में चेंजिंग आएगा, लेकिन जब हम उसको छोड़ दें यानी फोर्स को हटा लें, फिर से वह उसी अवस्था में चला जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो रिजिड बॉडी को एक तरह से बच्चों कहा जाए तो रिजिड बॉडी इज नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज, यानी कि उसमें से किसी भी तरह का डिफॉर्म नहीं होता है। तो देखो ऐसा जो है कि हम लोग एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं इसके बारे में, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो लिखिएगा इन एक्चुअल प्रैक्टिस, in actual practice nobody is perfectly rigid, but for the sake of simplicity, we take all the bodies as rigid bodies। अगर बच्चों यहाँ से देखिए साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि आप लोग जो है कि इसमें जब एक्चुअल प्रैक्टिस में जो होता है कि कोई भी बॉडी जो होता है कि परफेक्टली रिजिड नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्या करें, फॉर सिंप्लिसिटी के लिए जो है कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस बॉडी को क्या करना पड़ता है कि रिजिड बॉडी मानना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। एक दो बार इस डिफिनेशन को पढ़े, चूंकि इसी डिफिनेशन के अंदर में क्या होता है कि उसका जो होता है कि आंसर इन ऑप्शन जो दिया हुआ रहता है, थ्योरेटिकल दिया रहता है, इसी में आंसर छुपा हुआ रहता है। इसलिए लैंग्वेज को आप लोग 2 से 3 बार जरूर पढ़ लेंगे। तो मैं जो है कि खुद से भी एक दो डेफिनेशन लिखा हूँ इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, तो उसको भी मैं लिखा दे रहा हूँ, आप लोग घबराएंगे नहीं। तो देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या है, दूसरे भाषा में लिखिएगा। लिखिएगा रिजिड बॉडी इज एन idealized body composed of a large number of particles, all of which always remains at fixed distance from each other। यानी कि बच्चों जैसा कि इस डिफिनेशन के बारे में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, क्या बताया हूं इस डिस्टेंस के बारे में, डिफिनेशन के बारे में। तो देखिएगा कहने का मतलब बोलता है रिजिड बॉडी एंड आइडियलाइज्ड बॉडी, चूंकि आइडियलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी हम लोग एक बॉडी लिए, जैसे मान लीजिए बॉडी लिए, बोलता है रिमेन एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी इस पे बोला कि छोटा छोटा पार्टिकल्स, यानी इस पे अगर आप चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे, मानिए ऐसे करके हम लोग ने फोर्स लगाए, लेकिन अब इस दोनों से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को देखिएगा क्या होगा, माप के देख लीजिए। फिर से जब डिकम्पोज कीजिएगा तो देखिए ये क्या होगा, बिल्कुल छोटा सा शेप आ जाएगा। फिर से इसमें तो आगे चूंकि फोर्स लगा रहे हैं तो छोटा शेप हो गया,
तो यहाँ से डिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन फिर आप जब इसे छोड़िएगा पुनः क्या होगा, फिर से इसी शेप में आ जाएगा। वही कहा गया कि जब इसी पे हम लोग कहते हैं ढेर सारा पार्टिकल जो लगता है हमेशा इस पर रिमाइंड जो रहता है, अगर फिक्स डिस्टेंस पर लगता है, अगर इसको हम लोग एक दूसरे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, फिर से उसी पोजिशन पे आ जाता है। तो ठीक है, अब देखिए मैं ये भी डिफिनेशन बता दिया, आप लोगों को इससे भी बता दिया, फिगर से भी बता दिया। तो देखिए एक मैं और जो है कि बिल्कुल ही इजी अपने लैंग्वेज में लिखा हूं, तो इसको बिना याद किए भी आप लोगों को रिजिड बॉडी का डेफिनेशन याद हो जाएगा। तो लिखिएगा, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, लिखिएगा लास्ट डेफिनेशन, ए रिजिड बॉडी इज one which does not change its shape and size under the effort of forces acting over it। देखिए अगर ये सभी डेफिनेशन नहीं याद होगा तो यह बिल्कुल ही आसान है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए अब जो है कि हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ था पॉइंट फोर्स के बारे में। क्या दिया हुआ है, पॉइंट फोर्स के बारे में। तो मैं पॉइंट फोर्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ पॉइंट फोर्स क्या होता है। तो हेडिंग डालिएगा पॉइंट फोर्स, लिखिएगा पॉइंट फोर्स। पॉइंट फोर्स लिखिए, इट इज एन आइडियलाइज्ड फोर्स assumed to act at a point on a body, मतलब a constant force exerted on a body by another actually distributed over the area of contact between two bodies। देखिए बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है, आप लोगों को दिया गया था पॉइंट फोर्स, बोला गया कि पॉइंट फोर्स जो है कि एक किस तरह का फोर्स, आइडियलाइज्ड फोर्स है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बॉडी पे एक पॉइंट की तरह मानते हैं, जैसे मानिए ये बॉडी हो गया, इस बॉडी पे यहाँ पे जमाने हम लोग फोर्स लगा दिए, ठीक है, इधर से भी लगा सकते हैं। यानी एक देखिए इस बॉडी की अपेक्षा देखिए एकदम एक पॉइंट के बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह इस पर फोर्स लग रहा है। तो वही कहता है कि एक कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी, यानी कि इस पर जितना भी हम लोग फोर्स कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे बोल एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि यह जो है बराबर में जो डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा, यानी कि देखिए ये बॉडी हो गया और इस बॉडी, यानी इस दोनों के बीच में, जैसे माने इस बॉडी से यहाँ से ये एरिया हो गया और इस बॉडी का ये एरिया हो गया, इस दोनों के बीच में क्या करेगा, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा फोर्स को। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें से आप लोग देखिएगा, कहता है कि अगर जो है कि दोनों के बीच, अगर दोनों बॉडी के बीच में जो होता है जितना भी एरिया क्या कहते हैं स्मॉल होगा, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम पॉइंट फोर्स लगेगा। तो देखिएगा इसमें से जो है कि नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ था, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ आप लोगों को एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। क्या दिया हुआ है,
एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में दिया हुआ है, तो हेडिंग डालिएगा एक्सटर्नल फोर्सेस, लिखिए एक्सटर्नल फोर्सेस लिखिए। इसमें से एक्सटर्नल फोर्स के बारे में मैं डिफिनेशन लिखा देता हूं आप लोगों को। एक्सटर्नल फोर्सेस का लिख लीजिए। सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स आखिर होता क्या है, डिफिनेशन लिखिए इसका। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड external to a body is called external force। देखिए एक्सटर्नल का हिंदी अगर आप लोगों को पता होगा तो इसी से आप लोगों को पता चलता होगा कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है कि वो क्या होता है। देखिए एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से, यानी कि वैसा फोर्स, कोई भी बॉडी पे हम लोग क्या करेंगे, बाहर से जो भी फोर्स लगाएंगे इस पे, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से आप लोग ऊपरी से जितना भी फोर्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं बच्चों। देखिए इसमें से इंटरनल फोर्स भी होता है, ढेर सारे टाइप के फोर्स होते हैं। इसका मैं अलग से आप लोगों को कल जो है कि स्पेशली क्लास ले लूंगा, क्योंकि बीसीसीएलई में ये नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन जो है कि देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें से इंटरनल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर देखिए कुछ चीज ऐसा होता है, जैसे मानिए कि बॉल हो गया, बॉल के अंदर या कुछ चीज मटेरियल क्या, तो वो अपने आप धीरे धीरे क्या करता है कि वो फैलता है, सिकुड़ता है, या कुछ भी है उसके अंदर से जो होता है खुद में चेंजिंग जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल फोर्स, यानी इंटरनल फोर्स भी होता है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ढेर सारे टाइप के फोर्स के बारे में। तो अभी मैं बिल्कुल टॉपिक पे आप लोगों को चलता हूँ। देखिए एक्सटर्नल फोर्स भी हो गया। तो देखिए सिलेबस में आप लोगों को इसके बाद दिया हुआ था बॉडी फोर्स। क्या दिया हुआ था, बॉडी फोर्स। तो देखिए बॉडी फोर्स क्या होता है, लिखिएगा। लिखिएगा बॉडी फोर्स, body force which acts on volume elements of material। देखिए बच्चों यहाँ से बॉडी फोर्स जो दिया गया था, सबसे पहले आप लोग इसका एग्जांपल देख लें, मैं एक फिगर से आप लोग को समझा दूंगा। तो लिखेगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी कि इट इज द एग्जांपल ऑफ, यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ बॉडी फोर्सेस। तो अगर आप लोग इसका देखिएगा तो यहाँ से हम लोग फिगर बना के भी दिखा सकते हैं। देखिए बच्चों, एक मानिए कोई भी बॉडी दिया हुआ था, मानिए ये बॉडी दिया हुआ है, इसके अंदर में कुछ ना कुछ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम होगा। क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। ये वॉल्यूम एलिमेंट है। तो देखिए अब जो आप लोग खुद जानते हैं कि ये वॉल्यूम एलिमेंट है, इसके नीचे में कौन सा फोर्स लगता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग क्या करते हैं एफ जी से डिनोट करते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ जो है कि क्या करते हैं, अगर माने मैग्नेट रखें तो यहाँ पे कौन सा फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यही हमारा क्या होगा, बॉडी फोर्स हो गया। तो ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से आगे हम लोगों को अब दिया हुआ था क्या चीज पढ़ने के लिए, सरफेस फोर्स के बारे में दिया हुआ था पढ़ने के लिए। तो देखिएगा बच्चों सरफेस फोर्स क्या होता है। तो हेडिंग डालिएगा सरफेस फोर्स। लिखिएगा सरफेस फोर्स इज द सरफेस फोर्स। देखिए सरफेस फोर्स को बच्चा हम लोग एफ एस से डिनोट करते हैं, घबराइएगा मत। तो एफ एस सरफेस फोर्स इज द फोर्स दैट acts
across an internal or external surface element in a material body, जैसे एग्जांपल में लिख लीजिएगा प्रेशर। देखिए बच्चों, इसमें से दिया हुआ था डेफिनेशन, जो यहाँ से बोला था हम लोग को सरफेस फोर्स, नाम से ही पता चलते हैं सरफेस। सरफेस का मतलब था सतह, कोई भी बॉडी के, यानी कि मानिए कोई भी ये बॉडी हो गया, मानिए कोई भी बॉडी हो गया, स्वाभाविक है ये इंटरनल है, जिसको इंटरनल पार्ट ही हम लोग बोलेंगे, यानी इंटरनल सरफेस हो गया ये। और ये क्या हो गया आपको, एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस हो गया। अब देखिए यहां से कहने का हो गया कि सरफेस फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट्स अक्रॉस। देखिए अगर माने कि कोई भी फोर्स अंदर, अगर माने यहां से कोई मेटल होगा, मॉलिक्यूल्स हो, इससे तो इस पे फोर्स लगेगा, ये तो कि इंटरनल फोर्स हो गया। अगर माने हम लोग बाहर से कोई भी फोर्स को लगा दें, दैट इज यहां से अगर लगा दें, ये सतह के, देखिए दोनों सतह के बीच में जो हो जाएगा, इस फोर्स माने कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर लिख दीजिए। माने हम लोग भी जैसे खड़े हैं तो हम लोग को भी बाहर से फोर्स लगता है, यानी कि एयर का चारों तरफ से दबाव बना हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस फोर्स। क्योंकि हम लोग के शरीर के सरफेस से क्या होता है, टकराता है, इसलिए कहता है कि कोई भी बॉडी के इंटरनल पार्ट से और एक्सटर्नल पार्ट अगर दोनों के बीच में सतह जो भी फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस फोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस फोर्स बोलते हैं। तो देखो बच्चों, एक और शॉर्ट डेफिनेशन लिख लो, सरफेस फोर्स एक्ट ऑन सरफेसेस, यानी कि सीधी सीधी सिंपल बात में आप लोगों को कहना है कि सरफेस फोर्स वैसा फोर्स है जो कि डायरेक्टली उसके सरफेस पे लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस फोर्स कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से छोड़ता तो मैं यहाँ पर भी छोड़ सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल जानकारी भी दे देता हूँ। तो देखिएगा एडिशनल जानकारी क्या है कि सरफेस फोर्स के ही बारे में मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल बातें बता देता हूँ। तो देखिए सरफेस फोर्स के बारे में क्या बताऊंगा आप लोगों को कि सबसे पहले बात है कि सरफेस फोर्स जो होता है, लिखिएगा सरफेस फोर्स कैन बी डिकम्पोज्ड into two perpendicular components। नंबर 1 लिखिएगा नॉर्मल फोर्स, दूसरा लिखिएगा शियर फोर्स। देखिए बच्चों यहां से लिखा गया कि सरफेस फोर्स कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी कि मानिए कि कोई भी एक बॉडी हो गया, इस बॉडी पे जो है कि बोला है नॉर्मल फोर्स जैसे मानिए ये हो गया, यानी कोई भी बॉडी हो गई, इस बॉडी पे डायरेक्टली हम लोग बिल्कुल सीधा सीधा परपेंडिकुलर बनाएंगे, एफ है जैसे लिखे थे बिल्कुल, दैट इज के नॉर्मल हो गया। एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं, लेकिन मैं फ्रिक्शन जब पढ़ाऊंगा तो वहां एक पॉइंट करके आप लोगों को समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ से सिंपली भाषा में कहा गया कि नॉर्मल फोर्स, एक होता है शियर फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स देखिए किस तरीके से काम करता है। तो नॉर्मल फोर्स जो है बिल्कुल सीधा काम करेगा, और देखिए यहाँ से लिख दीजिएगा नॉर्मली, यहाँ से लिखिएगा नॉर्मली, यहाँ से नॉर्मल फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया, पूरे एरिया पर क्या करेगा, नॉर्मल की तरह बिल्कुल सीधा काम करेगा। लेकिन शियर फोर्स किस तरीके से काम करेगा, तो शियर फोर्स एक्ट्स लिखिएगा एक्ट्स एज टेंजेंशियली ओवर एरिया। देखो बच्चों यहाँ से शियर फोर्स कहा कि टेंजेंशियली, टेंजेंट यहाँ से आप लोग टेंजेंट दैट इज होता है tan थीटा, याद रखिए इसको। मैं जब फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें जरूर आप लोगों को शियर फोर्स के बारे में बताऊंगा, टेंजेंशियल क्या होता है कि नॉर्मल क्या होता है, ये सभी रिजल्टेंट फोर्स का तो मैं सबके बारे में बताऊंगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बेहद ही बहुत अच्छा पसंद आया होगा।
क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है कि सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि एक एक पॉइंट क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो बच्चों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि एक सर आए हैं जो कि इंजीनियरिंग, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, और उन्होंने हम लोगों के लिए यानी BCECLE के लिए जो है कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास लाए हैं पूरे यानी कि BTech LE को पास कराने के लिए। तो बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।